तो हम यहाँ जो अब बात करने वाले उन छोटे प्रमुख साम्राज्यों की जो हो सकता है 15वीं 16वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उनका भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चाएं कर चुकी हैं और इन चर्चाओं में अभी हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, देखिए यार, बड़े बड़े साम्राज्यों की हम बात कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत देख ली, मुगल सल्तनत देख ली, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये बीच बीच में कहाँ से कोई छोटा सा शासन आ रहा है, उसका जो शासक है वो युद्ध कर रहा है, बार बार ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हम यहाँ जो अब बात करने वाले उन छोटे प्रमुख साम्राज्यों की जो हो सकता है 15वीं 16वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन उनका भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। सो यहाँ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी में कैसा भारत था, कौन कौन से साम्राज्य छोटे छोटे उदय इनका हुआ है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हम बात करेंगे 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी के भारत की। तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी भाई, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। 16वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक इतिहास है, मतलब 1526 का जो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत के युद्ध के बाद ही तो मुगल सल्तनत आती है, लेकिन उसके पहले तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी। सो वो शुरुआती जो है उसको बोलते हैं शुरुआती 16वीं शताब्दी, है ना। सो तब तक की बात चल रही है। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे, देखिए हमने ये देखा था कि तुगलक वंश जब आया, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद जब पहली बार तैमूर लंग अटैक करता है 1398 में भारत में, और वहीं से क्या है कि तुगलक वंश भी समाप्ति की ओर हो जाता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश भी आएगा। लेकिन यहाँ पे भारत जिस समय उतनी बड़ा साम्राज्य हुआ कर रहा था सल्तनत का, वो साम्राज्य सिकुड़ता चला जा रहा है समय के समय। ठीक है, सो यहाँ धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत भाई वैसे तो चल रही है, वो तो लोधी वंश के खत्म होने तक चलेगी, लेकिन उनका जो साम्राज्य उस समय तक विस्तार था वो सिकुड़ता सिकुड़ता कम होता चला रहा, उसको बोल रहे हैं विघटन। ठीक है, चलिए। सो दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी थी कब? 14वीं शताब्दी में, शुरुआत में, है ना। 1398 में तैमूर लंग और उसके बाद खत्म, है ना। तो वही अब दिल्ली सल्तनत के विकृत हालात और परिस्थितियों को समझते हुए अनेक महत्वाकांक्षी सरदार, यार ये महत्वाकांक्षी सरदार का मतलब यहाँ ये है, देखो यार, प्राचीन काल में ही सामंती व्यवस्था चालू हो चुकी थी, मध्यकाल में तो चरम पे थी। अपने चरम पे मतलब ये है कि भाई यहाँ कोई भी राजा है, राजा का सहयोग करने के लिए प्रॉपर राजा या तो केंद्रीकृत हेड होता तो था ही, लेकिन पावर केंद्रीकृत होनी चाहिए, है ना। सो जब भी शक्तिशाली राजा रहता था तब तक उसके अंडर के जो अधिकारी हैं नीचे वाले, वो उसकी सुनते थे। लेकिन जैसे कमजोर शासक आया, वो जो नीचे वाले व्यक्ति सुनना बंद कर देते, तो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ये समस्या थी। सो यही जो नीचे के अधिकारी हैं, इन्हें हम सामंत कह रहे हैं। बेसिकली ये सामंत ऐसे थे, जमींदार, इनकी भी खुद की सेनाएं हुआ करती थी, सारी चीजें हो रही थी। सो यही वो लोग हैं, इनको हमने क्या बोल दिया? महत्वाकांक्षी सरदार। ठीक है, इन्होंने क्या करा? 15वीं शताब्दी में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की क्या कर दी? स्थापना करी थी। जैसे कि जो राज्य केंद्र के अधीन थे, केंद्र के जो अधीन थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था? केंद्रीय सत्ता को मानने से इनकार कर दिया कि भाई अगर राजा कमजोर है तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हम सुन ही नहीं रहे आपकी, हम तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमें नहीं मतलब। ठीक है, हमारा खुद का स्वतंत्र राज्य है, हमें नहीं माननी आपकी बात है। सो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना दोनों जगह, चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे वो दक्षिण भारत हो, दोनों जगह रहे। और हम दोनों की बात करेंगे, पहले उत्तर भारत की करेंगे, फिर दक्षिण भारत के राज्यों की करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत विशेष रूप में जिन जिन राजवंशों की हम चर्चा करेंगे, वो या जो विशेष थे, जिनका कहीं ना कहीं सामरिक महत्व है या ऐतिहासिक महत्व है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, भारत पर बाबर के आक्रमण से पहले इन स्वतंत्र राज्यों की जो स्थिति और भूमिका है वो भी उल्लेखनीय थी। उत्तरी भारत के स्वतंत्र राज्यों में कौन कौन सा? एक तो जौनपुर नाम सुना है आपने भैया? जो तुगलक वंश स्टार्टिंग हुआ गयासुद्दीन तुगलक से, उनका बेटा था जूना खां, जिसको हमने आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक के रूप में देखा है। सो वो जूना खां जो होता है, उसका जो चाचा का लड़का चचेरा भाई फिरोज शाह जब अगला शासक बनता है, तो फिरोज शाह उसकी याद में जौनपुर शहर बसवाता है।
ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर बसवाता है, जौनपुर नगर की स्टैब्लिशमेंट होती है। और उसी जौनपुर नगर पे अब चूंकि वो इतना अच्छा केंद्र डेवलप कराया था फिरोज शाह ने कि आगे वो शिक्षा और साहित्य और कला सबका वो केंद्र बन जाता है उत्तर भारत में। तो उस केंद्र के लिए भी लड़ाइयां चालू हो जाती हैं, लोग बाग उस छोटी सी सल्तनत पे भी राज्यों का उदय होता है। तो यहाँ पे उन स्वतंत्र राज्यों में एक जौनपुर भी हुआ कर रहा था। जौनपुर के अलावा मालवा, मालवा मध्य प्रदेश है। आज के समय में मालवा आपने नाम सुना होगा, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, ये जो ऊपर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पे, ये मालवा क्षेत्र कहलाता है। और ये मालवा क्षेत्र गुजरात से चूंकि बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसका भी बहुत अपने आप में सामरिक महत्व है। और मालवा उस समय तक, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो अवंती साम्राज्य कहलाता था, अवंती महाजनपद कहला रहा था। और अभी क्या हो जाएगा, उज्जैन वगैरह ये सब मालवा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। सो मालवा राज्य भी स्वतंत्र होगा, छोटा राज्य बनेगा। राजपूताना तो हमेशा से हमने चर्चा करी हुई है, जैसे ही मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ है, मध्यकालीन इतिहास की स्टार्टिंग हुई है, पूर्व मध्यकाल हो चाहे उत्तर मध्यकाल हो, यहाँ पे राजपूत राजा जो राजस्थान के राजस्थान और कहीं ना कहीं अहलवाड़ गुजरात का थोड़ा सा उत्तरी पोर्शन हो गया, तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र पे क्या है, ये राजपूताना राज्य कहला रहा था। और ये तो हमने हर व्यक्ति विशेष में चर्चाएं करी है राजपूतानाओं में, है ना। चलिए, राजपूताना के अलावा कश्मीर भी हमने देखा है बहुत सारी, चाहे वो अकबर के समय की बात हो, हुमायूं के समय, बाबर के समय की बात रही हो, तो यहाँ कश्मीर भी एक राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में चल रहा था। उड़ीसा, उड़ीसा हमने प्राचीन भारत में भी देखा है कलिंग के नाम से, और यहाँ मध्यकालीन भारत में भी उड़ीसा का अपना सामरिक महत्व। क्यों? क्योंकि वो पूर्वी तट से सटा हुआ है और पूरा का पूरा व्यापारिक हो गया, या फिर सारे रूप से वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, हाथी वगैरह। और वहाँ उड़ीसा में आप ये मान के चलिए खनन सामग्री और सारी चीज़ें जो एक प्रॉपर उद्योग धंधों के लिए, या फिर एक उस समय तक तो जंगल भी पर्याप्त मात्रा में थे, सो जंगलों से सारा का सारा ईंधन और सारी चीज़ों के लिए अपने आप में बहुत महत्व था उड़ीसा। गुजरात हमने जैसे बात कर ली है कि भैया पश्चिम में बहुत इंपॉर्टेंट नगर है या स्वतंत्र किंगडम हो जाती है। बंगाल हमेशा से रही है, चाहे वो अंग्रेज आएंगे, अब हम आधुनिक भारत में देखेंगे तो अपने लिए बंगाल का युद्ध होता है। बंगाल सबसे बड़ी उस समय की स्टेट हुआ कर रही थी और बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था बंगाल। और वही तो है, जैसे हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की ना, तो औरंगजेब के समय उनके जो प्रमुख सलाहकार या प्रमुख लोग थे, उनको उनने क्या करा था कि प्रांतपति बना दिया था। और वो प्रांतपति आगे जाके नवाब बन जाते हैं। सो नवाब बन जाने के कारण क्या है, पूरा का पूरा बंगाल सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। सबसे ज्यादा राजस्व की वसूली प्रांत से कहाँ से, बंगाल से हुआ करती थी। यही तो फिर अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को कब्जा करा और वहां से उनके पैसे की व्यवस्था ही टेंशन फ्री हो गया कि भाई बाहर से मंगाने से अच्छा यही राजस्व आ रहा है, सारी चीजें। सो बंगाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। कामरूप मतलब आसाम वाला जो क्षेत्र है वो, तो ये सारे के सारे ये प्रमुख राज्य हैं उत्तर भारत के, जो उस समय कहाँ पे 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य इनका उदय होता है। ठीक है। सो दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में दो प्रमुख साम्राज्य रहे। एक तो आपने बहमनी साम्राज्य का नाम सुना होगा और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। ये दोनों के दोनों साम्राज्य जो हैं तुगलक वंश में, जो मोहम्मद बिन तुगलक शासन रहा है, उस शासक के शासनकाल में इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर की बात कर ले तो 1336 एडी में हरिहर और बुक्का। ठीक है। और इसके अलावा जो बहमनी साम्राज्य 1347 एडी में या ईस्वी में, किसने, हसन और गंगू, बहमन शाह, हसन बहमन शाह बोलते हैं। ठीक है। सो उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था बहमनी साम्राज्य। और इन दोनों में ही दक्षिण भारत में लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी कब, 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में। तो इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के उत्तर और दक्षिण भारत में ये आपके 10 साम्राज्य हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। 1 जौनपुर, 2 मालवा, 3 राजपूताना, कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, कामरूप, बहमनी और विजयनगर। ठीक है। सो इन पे चर्चा करेंगे हम, एक एक करके, एक एक की चर्चा करेंगे, कौन कैसा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए, अब यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, किसकी बात करने वाले हैं, जौनपुर की, है ना। सो जौनपुर वही है भैया जिसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर बसाएगा और जौनपुर पे सरकी राज्य का उदय होगा। किसका, सरकी साम्राज्य, सरकी वंश का। तो भैया ये क्या है सरकी साम्राज्य या सरकी वंश, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं
ये स्मॉल टिप है, ये लार्ज टिप है, और लार्ज टिप में सफेद कलर। चलिए, यह उत्तरी भारत का पहला राज्य था भैया, कौन सा? जौनपुर। ठीक है, सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का जो राज्य है, पहला राज्य कौन सा था जो डेवलप हुआ था, स्वतंत्र राज्य की हम बात कर रहे हैं। सो वो क्या था? जौनपुर हुआ कर रहा था, जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था, है ना। और 1360 देखो भैया याद रखना, 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं, और इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई जो हैं 1351 से 1388 तक रहे हैं, है ना। इनकी मृत्यु के बाद वो शासक बने, तो 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इस नगर की स्थापना करी हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ ले कि जौनपुर की स्थापना करी किसने आखिर? तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने करी है। किस लिए? उनके भाई का नाम जूना था, तो जूना खां के नाम पे जूनापुर, है ना, जौना खां भी बोलते हैं, तो जौनपुर बोला गया। ठीक है, और इस नगर में इतनी प्रतिष्ठा बड़ी, शिक्षा, साहित्य और कला का इतना बड़ा केंद्र बना ये उस समय बीच में कि भैया ये तो सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा जाने लग गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस नगर को, इसका पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों का केंद्र बनाकर 1394 में मोहम्मद तुगलक द्वितीय ने क्या किया भैया? मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी, इसका मतलब ये होता है। तो इसके रूप में क्या किया था? अमीर इनके जो थे ख्वाजा जहां मलिक सरवर, अमीर ख्वाजा जहां मलिक सरवर को इसको क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया, क्या? पूर्व का स्वामी। और ख्वाजा जहां ने स्थिति को अपने पक्ष में जानकर क्या कर लिया? चाहे वो अलीगढ़ हो, अलीगढ़ से बिहार तक का अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया और स्वयं यहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। कौन बन गया भैया? ये ख्वाजा जहां मलिक सरवर, है ना। सो आप चाहें तो केवल मलिक सरवर याद रख सकते हैं, नाम आपको लगे तो। और वो स्वतंत्र शासक बन गया किसके समय में? तुगलक के समय, मोहम्मद तुगलक द्वितीय के समय में। उसने अपना क्या बनाया था? उसको उस समय बोल सकते हैं कि जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन कमजोर स्थिति थी किसकी? शासक की। और ये सब शक्तिशाली व्यक्ति था, तो इसने खुद को स्वतंत्र घोषित करके क्या कर लिया? वो स्वतंत्र सत्ता एस्टैब्लिश कर ली। और ख्वाजा जहां 1399 ईस्वी में चला गया, कहां? स्वर्ग सिधार गया। और उत्तराधिकार के रूप में उसके दत्तक पुत्र जो था वो क्या था? मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह। और उसी मुबारक शाह ने चालू क्या कर दिया? जौनपुर का शासन संभाल लिया। क्या करा? जौनपुर का शासन संभाल लिया। उसी दौरान क्या किया है भैया? भारत में तैमूर का आक्रमण हुआ है। कब हुआ है ये हुआ है 1398 एडी में या ईस्वी में। ठीक है, कब? 1398 में तैमूर का। 1399 में तो इसने गद्दी संभाली थी। ठीक है, तो दिल्ली में अव्यवस्था तो छाई हुई थी, क्योंकि भैया वो शासक जो था कौन? नसीरुद्दीन महमूद। वो भैया क्या हुआ था? भाग चुका था। ठीक है, सो इसका लाभ उठाया किसने? मुबारक शाह ने। किसने उठाया? मुबारक शाह ने। और स्वतंत्र जौनपुर शासक बन जाता है। और इतना ही नहीं, जौनपुर का नामकरण अपने पिता ख्वाजा जहां मलिक के नाम से उसने क्या कर दिया? शर्क नाम थे उनके पिताजी का, ख्वाजा जहां मलिक उस सर्क, है ना, मतलब पूर्व का स्वामी, सर्क स्वामी। तो उसके ही नाम पर सरकी राज्य नाम कर दिया अपने साम्राज्य का। तो इसीलिए जौनपुर के सरकी वंश कहलाते हैं ये। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि धारण करके खुद के ही नाम का खुतबा पढ़ाया और मुबारक शाह के नाम से सिक्के भी ढलवाए गए। ये स्टार्टिंग हो जाएगी जौनपुर के सरकी साम्राज्य की। ठीक है भैया, इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आना चालू होंगे। तो कौन कौन उत्तराधिकारी रहा? इब्राहिम शाह शर्की। क्या नाम है? इब्राहिम शाह शर्की। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद इब्राहिम शाह शर्की क्या है? साल बर्बादी। 1399 में एक्सपायर। 1400 ईस्वी में जौनपुर का शासक बन गया। कौन? इब्राहिम शाह। यह जौनपुर के सरकी राज्य का सबसे शानदार या सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। कौन माना जाता है? इब्राहिम शाह शर्की। उसने जौनपुर पर 40 वर्षों तक शासन किया। और इब्राहिम शाह एक योद्धा तो था ही कुशल, साथ ही साथ सेनापति था, नेतृत्व था। ठीक है, राजनीतिक विद्वान भी था, कूटनीति भी आती थी और विद्वानों का संरक्षक भी हुआ कर रहा था। और उसी के समय में आप ये मान के चलो कि
जौनपुर अपने आप में जो फेमस हो सकता है सारे केंद्रों के रूप में, इसी व्यक्ति विशेष इब्राहिम शाह सरकी के कारण ये प्रमुख केंद्रों में एक हो गया, प्रमुख नगरों में एक हो गया। ठीक है, चलिए उसने 40 वर्षों तक जौनपुर पर शासन किया। कवि विद्यापति ठाकुर, क्या नाम है, कवि विद्यापति ठाकुर और काजी शहाबुद्दीन, ये दो विद्वान हैं भैया, है ना। इब्राहिम शाह के दरबारी कवि हुआ कर रहे थे। कौन? काजी शहाबुद्दीन और विद्यापति ठाकुर। कीर्ति लता, कीर्ति लता काव्य है जो विद्यापति ठाकुर ने लिखा है और सैयद वंश के शासकों से उसका संघर्ष भी चला था। किसका संघर्ष चला था? किसका? इब्राहिम शाह का। ठीक है, सैयद वंश के बाद इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर भारत का सिराज, सिराजे हिंद कहलाता था। मैंने बता रहा हूं ना कितना शानदार शासक था 40 वर्षों तक। उसने इसको प्रमुख केंद्रों में एक केंद्र बना दिया भैया। शिक्षा का हो चाहे कला का हो, विद्वानों को आश्रय दे रहा है तो लोग बाग आएंगे और ख्यातियां बड़ी दूर दूर तक फैलती जाती हैं। इसीलिए इसको सिराजे हिंद कहा जाने लग गया। ठीक है, याद रखिएगा। किसके समय? इब्राहिम शाह शर्की के समय। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे महमूद शाह शर्की की। तो इब्राहिम शाह के पश्चात उसका बेटा था महमूद शाह, जो 1446 ईस्वी में अंतर्गत जौनपुर का सुल्तान बन जाता है। और चुनार पर, चुनार आप मान के चलिए ये मिर्जापुर का नाम आपने सुना होगा, है ना। चुनार का नाम हम बार बार, आपको याद हो तो हमने हुमायूं के समय भी लिया था। हुमायूं ने चुनार पे विजय प्राप्त करी थी। उससे पहले शेर शाह सूरी ने चुनार को जीत लिया था। और वो किससे जीता था? वो सरकी शासक ही हुआ कर रहा था जिससे जीतता है चुनार। ठीक है, तो इनके पास आया कैसे? अब भैया चुनार पर जब इनने विजय प्राप्त कर ली होगी तभी तो इनके पास आया होगा, है ना। सो वह दिल्ली पर भी अधिकार करना चाह रहा था महमूद शाह शर्की, लेकिन बहलोल लोदी के विरोध के कारण वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। समझ गए? क्योंकि भैया ये मान लो कि अब तब तक सैयद वंश चल रहा है। सैयद वंश कब तक चल रही है? 1446 की बात चल रही है ना। और 1414 ईस्वी में सैयद वंश एस्टैब्लिश होता है और चलता है 1451 AD तक, है ना। और इसी समय कौन हुआ करता था? कौन था? आलम शाह ना, सैयद वंश में आखिरी। सो आलम शाह जो था वो आलम शाह के जो पिताजी हुआ कर रहे थे। कौन कौन? अरे मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह के समय क्या हुआ था? मोहम्मद शाह ने मित्रता कर ली थी इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया? बहलोल लोदी ने, सॉरी, बहलोल लोदी को बेटा बोल दिया था। किसने? आलम शाह के पिताजी ने। और इस चीज से चटक जाते हैं। फिर बाद में वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? जौनपुर चले जाते हैं। बोले भैया मेरे को तो रहना ही नहीं है, जौनपुर नहीं बदायूं चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ बहलोल लोदी ने विरोध कर दिया था किसका? महमूद शाह शर्की का। लेकिन होता क्या है भाई साहब, आलम शाह, आलम जो महमूद शाह था, मोहम्मद शाह, है ना। तो मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपनी बहन की शादी कहाँ करवाई थी? यहाँ शर्की राजवंश में महमूद शाह शर्की से करवाई थी। ठीक है, और आदिल जो आलम शाह उनका लड़का था, तो लड़के के अलावा उनकी एक लड़की भी थी। उस लड़की का फिर आगे विवाह होता है। तो ये रिलेशन बन जाती है किससे? जौनपुर से और दिल्ली में। उसके कारण बहुत सारी चर्चाएं होंगी, अभी हमने बताई भी हैं। अगर आपको देखा हो आपने तो प्लेलिस्ट में वो लोधी साम्राज्य के समय बहलोल लोदी की वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी पड़ी है चैनल पे ही, तो देख लीजिए उसको। ठीक है, बहलोल लोदी ने विरोध कर दिया, इसलिए ये महमूद शाह शर्की नहीं कर पाया। मोहम्मद शाह क्या है भैया? ये बहुत अत्याचारी और निर्दयी शासक हुआ करता था, अत्याचारी और निर्दयी। इसलिए महमूद शाही शर्की का पुत्र हुआ कर रहा था। और उसने, महमूद का है ये मोहम्मद, है ना, अगला व्यक्ति आ जाएगा। उसने 1457 में जौनपुर की सत्ता संभाली और 1 साल बाद उसके कुकृत्यों से परेशान होकर, ऐसे गरम करेगा तो यार ऐसे ही होगा, 1458 में मोहम्मद शाह शर्की के भाई हुसैन शाह ने उसको मार दिया। ठीक है, जनता परेशान थी, जनता परेशान है तो भैया विरोध होगा, विरोध होगा तो कोई ना कोई लीडर बन के आएगा और फोड़ देगा। तो फोड़ा किसने? भाई नहीं फोड़ा। ठीक है, और सत्ता पर अधिकार कर लिया और हुसैन शाह शर्की एवं शर्की साम्राज्य का पतन भी महमूद शाह का पुत्र जो है, मोहम्मद शाह का जो भाई है, और हुसैन शाह जिसकी बात चल रही है, इसमें क्या कर देगा? यही बना जो पतन करने वाला व्यक्ति है। हुसैन शाह शर्की साम्राज्य का अंतिम सुल्तान होगा और भैया इसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा शर्की साम्राज्य। कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा? अभी कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा। कैसे? बहुत सारे विद्रोहों पर नियंत्रण
के फलस्वरूप 1494 में बहलोल लोदी ने क्या कर दिया, जौनपुर पर आक्रमण करा। और आक्रमण करने के बाद हुसैन शाह ने बिहार से जौनपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रक्रिया पर, हम बिहार से पहुंच रहे हैं वो जौनपुर, ठीक है। और रास्ते में ही सिकंदर द्वारा वो परास्त होगा। सिकंदर कौन सा सिकंदर, इन बहलोल लोदी का बेटा था सिकंदर लोदी, है ना। सो वो सिकंदर लोदी से युद्ध होता है और वहीं परास्त हो जाते हैं और इस तरह सरकी साम्राज्य का पतन हो जाता है। कब, 1494 एडी में। भैया याद रखो 1360 में जौनपुर बसाया, ठीक है। और ये मान लो लगभग 1400 एडी में क्या होगा, ईस्वी में सरकी साम्राज्य स्टार्ट होगा और 1494 में खत्म हो जाएगा। लगभग 100 सालों के आसपास तक ये सरकी वंश चला है, ठीक है। फिर लोधी साम्राज्य में मिल जाएगा क्या, जौनपुर। सरकी तो खत्म हो गए, ठीक है, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। इसके बाद निष्कर्ष के तौर पर हम अगर कहें तो क्या कह सकते हैं कि अपने विकास के दौरान, कब, वो मुबारक शाह सरकी के समय पे, ठीक है, जौनपुर का सरकी साम्राज्य बहुत विस्तृत हुआ कर रहा था। कहां तक था, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अलीगढ़ से, पूर्व में बक्सर और दरभंगा, मतलब ये बिहार वाला इलाका है पूरा, तथा उत्तर में नेपाल की तराई से दक्षिण में बुंदेलखंड तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। सरकी साम्राज्य एक समय की बात थी, 40 वर्षों तक जब वो शासन कर रहे थे, तभी राज्य हिंद उसको कहा गया, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसका तत्कालीन भारत में बहुत महत्व है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे मस्जिदों की ढलानी दीवारें, विशाल दरवाजे और मेहराब भारत में प्रसिद्ध है भैया, यहाँ की मस्जिद जौनपुर की, ठीक है। साथ ही साथ महान कवि कौन, पद्मावती के रचयिता जिनको कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अपनी बुक पद्मावत में ही वो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं जिनने वो अटैक किया था चित्तौड़ के राणा किस पे, रतन सिंह पे, और उनकी पत्नी पद्मावती से प्रभावित हो गए थे, वही कहानी जो है इनने लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। सो वो मलिक मोहम्मद जायसी भी जौनपुर दरबार से रहे हैं, उसी समय की ये है, लेकिन वो कहानी तो 1300 की है। और ये कब की बात चल रही है इधर, 1400 के आसपास की, मतलब 200 साल के बाद, लगभग 150-200 साल बाद तो ये कहानियां इनने लिखी हुई हैं। तो भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ सरकी साम्राज्य समाप्त। अब सरकी साम्राज्य के बाद कोई दूसरा आएगा, है ना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे राजवंश की। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।